हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों की मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपको जो ये क्रैश कोर्स चल रहे हैं उसका लाभ बहुत अच्छे से मिल रहा होगा। और आपकी जो ये लास्ट सब्जेक्ट चल रही है मानस रोग विज्ञान, इसमें क्या है कि थोड़ा सा अपना टॉपिक रह रहा है लास्ट का। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही आपकी ये मानस रोग विज्ञान में कंप्लीट करवा दूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो समझने में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपना जो टॉपिक हो गया था लगभग कितना हो गया था, उन्माद तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था और आज हमें अपस्मार से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस अगर हो रहा हो तो इसको अवॉइड करना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से दिक्कत आ जाती है कई बार। चलो अपस्मार के बारे में हम बात करते हैं। देखो भाई, लिखा है कि जिस रोग में स्मरण शक्ति का लोप हो जाता है उसे हम अपस्मार कहते हैं। यानी इस रोग में क्या होता है, इस रोग में क्या होगा कि जो स्मरण शक्ति है ना उसका लोप हो जाता है, यानी व्यक्ति भूल जाता है, ठीक है। लेकिन भूलने की भी परेशानी जो होगी वो कब होगी, जब उसको दौरे आएंगे ना, जिस समय पर उसको दौरे आते हैं उसी समय पर भूलने की समस्या होगी। जबकि हमने अभी थोड़ी देर इससे पहले हमने उन्माद पढ़ा था, ठीक है। तो उन्माद में स्मृति लोप नहीं होता है, उन्माद के अंदर जो होता है वो होता है अपने बुद्धि का विभ्रम हो जाता है, ठीक है। यानी बुद्धि का विभ्रम किस में हो जाता है, उन्माद में हो जाता है, ठीक है। चलो, तो जिस रोग में स्मरण शक्ति का लोप हो जाता है उसे हम अपस्मार कहते हैं, ठीक है। इसमें स्मृति का नाश होता है, जबकि उन्माद रोग जो होता है उसमें पूर्ण विनाश न होकर बुद्धि का विभ्रम होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बुद्धि का विभ्रम हो रहा है या स्मृति का नाश जो हो रहा है ये कब हो रहा है, ये जब तक उसके दौरे आएंगे ना तब तक ही रहेगा। जब दौरे खत्म हो जाएंगे तो व्यक्ति सामान्य हो जाता है, ठीक है। चलो अगले पेज की बात करते हैं। अगले पेज पे लिखा है कि इसके अलावा बुद्धि और मन के कारण विभस्त चेष्टा करते हुए कुछ काल तक स्थायी अंधकार में डूबते हुए सी प्रतीति या संज्ञा शून्यता को अपस्मार कहते हैं। इसमें क्या होता है, यानी जो मानसिक रोग जो होते हैं वो बुद्धि और मन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो मानसिक रोग होते हैं वो बुद्धि और मन को ही अफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति अजीब प्रकार की चेष्टाएं करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभस्त चेष्टा कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जिनके मिर्गी आती है तो वो अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, ठीक है, शारीरिक चेष्टाएं करते हैं अलग अलग प्रकार की। तो उस समय पर क्या होता है, उस समय पर उनकी स्मृति का लोप हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं, वो ऐसी चेष्टाएं करते रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल स्थायी अंधकार में डूबते हुए से उन्हें क्या संज्ञा शून्यता की प्रतीति होती है, ठीक है। संज्ञा शून्यता मतलब उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता है उस टाइम पर, ठीक है। यानी उन्हें कुछ भी, ना तो कुछ याद रहता है ना कुछ भी उनको महसूस होता है, ठीक है। बस उनको दौरे आते हैं उस टाइम पे, ठीक है। चलो अगर हम इसके कारणों की बात करें तो कारणों में हम आचार्य सुश्रुत वाले कारण पढ़ेंगे यहाँ पे। तो लिखा है इंद्रियों के विषय तथा कर्मों के मिथ्या योग या अति योग का सेवन। अब देखो भाई, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक तो होता है हमारा मन, क्या होता है, हमारा मन, ठीक है। और दूसरा होता है इंद्रियां, क्या है, इंद्रियां, ठीक है। कौन कौन सी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री, ठीक है। तो ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री जो है ये क्या करेंगे, अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ये अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। इंद्रियां क्या करेगी, विषय को ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त कराती है, ठीक है। विषय का ग्रहण करना, विषय का ग्रहण करने से मतलब होता है, विषयों को ग्रहण करना मतलब मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से, अपनी जो जो नेत्र इंद्रियां जो हो रही है, ठीक है, अपनी जो नेत्र इंद्रियां जो है उसकी वजह से मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, ठीक है, किसी वस्तु को देख रहा हूँ, मतलब
नेत्र इंद्रियों के द्वारा मैं उस विषयों को ग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर देख रहा हूँ मतलब विषय को ग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सुन रहा हूँ तो कान के द्वारा मैं उस विषय को ग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी चीज़ का स्वाद ले रहा हूँ मतलब मैं अपनी जीव इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इन सब का जो कंट्रोल जो कर रहा है, इन सब का जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है कंट्रोल? वो कंट्रोल कर रहा है हमारा मन, ठीक है। कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा मन, ठीक है। आंखें थोड़ी डिसाइड करती है, आंखें कभी भी ये डिसाइड नहीं करती कि मुझे ये चीज़ देखनी है या नहीं देखनी है। कभी भी हमारे कान डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे ये चीज़, ये बात सुननी है कि नहीं सुननी है। मेरा मन करेगा, कहते हैं ना, मेरा मन कर रहा है उसको देखने का, मेरा मन कर रहा है उसकी बातों को सुनने का, ठीक है। मेरा मन कर रहा है उस स्वाद को लेने का, होता है ना, ऐसा अपन बोलते हैं ना, मन ही तो करता है, ठीक है। ये तो केवल क्या है, ये तो केवल साधन है जिसकी वजह से हम मन की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, ठीक है। ये तो केवल साधन है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां तो केवल साधन है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारी कर्म इंद्रियों में हमारे दोनों हाथ भी आते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि साहब आज तो मेरा खाना बनाने का मन कर रहा है, ठीक है। मन ही तो कर रहा है, हाथ थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। भाई हाथों की इच्छा थोड़ी हो रही है, ठीक है। हाथ थोड़ी कह रहे कि भाई आज तो मुझे खाना बनाना, मेरा मन कर रहा है, ठीक है, मेरा मन कह रहा है, ठीक है। अगर मान लो मेरा मन नहीं कहेगा खाना बनाने के लिए तो मैं क्या खाना बना लूँगा, ठीक है। अगर आपका मन आपसे नहीं कहेगा कि आप यहाँ से उठकर वहाँ जाइए तो आपके पैर अपने आप ही थोड़े चलने लग जाएंगे, मन ही तो कंट्रोल कर रहा है इन सबको, ठीक है। तो जितनी भी इंद्रियां जो होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? मन करता है, ठीक है। तो मन का अधिकार होता है इनके ऊपर, ठीक है। ये मन की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा मन नहीं होगा किसी वस्तु को देखने का तो हम हमारी आंखों को भले ही कितना ही खुला रखो, ठीक है, हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हम हमारी आंखों को चाहे कितना भी खुला रखो हम नहीं देख पाएंगे अगर हमारा मन नहीं कर रहा है तो, ठीक है। चलो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, मिथ्या योग, अति योग और अयोग, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई दिन हो गए तो हो सकता है। एक होता है मिथ्या योग या अयोग बोल दो इसको, ठीक है। एक होता है सम्यक योग, ठीक है, और एक होता है अति योग, ठीक है। चलो इनका मतलब समझते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो भाई बात ऐसी है, जैसे मान लो कि आप किसी कमरे में हैं, ठीक है, आप किसी कमरे में सामान्य लाइट जल रही है, आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। तो इंद्रियां अपनी विषयों को ग्रहण कर रही है। कौन सी इंद्रियां? हमारी जो नेत्र इंद्रिय है उस विषय को ग्रहण कर रही है, सामान्य रूप से ग्रहण कर रही है, तो वो क्या है? सम्यक योग है, ठीक है। मतलब इंद्रियों का अपने मन के साथ में कैसा संयोग हो रहा है? सम्यक योग हो रहा है, ठीक है, सम्यक जुड़ाव हो रहा है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं मिथ्या योग है अयोग की। अब जैसे मान लो कमरे की लाइट, मैंने कमरे का जो बल्ब जल रहा है वो बंद कर दिया, ठीक है। अब दिखाई देगा कि कुछ नहीं दिखाई देगा ना, ठीक है। तो वो क्या है? अयोग है, ठीक है। मतलब इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, तो वो क्या है? मिथ्या योग। या थोड़ा सा अंधेरा है मान लो, ठीक है, तो हम किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो मिथ्या योग। बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे तो अयोग, ठीक है। चलो एक बात आती है अति योग की। अब मान लो कमरे में हमने इतना ज़्यादा उजाला कर दिया, ठीक है, कमरे में हमने इतना ज़्यादा उजाला कर दिया कि हम उस वस्तु को देख ही नहीं पा रहे उजाले की वजह से, ठीक है, उजाले की वजह से हम उस वस्तु को देख ही नहीं पा रहे, तो वो क्या होगा? अति योग। एक एग्जांपल और देता हूँ कान के लिए। जैसे मान लो कोई ऐसी ध्वनि आ रही है, बिल्कुल स्लो ध्वनि आ रही है, बिल्कुल आप उसको सुन ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है, तो अयोग। और थोड़ी थोड़ी आ रही है, आप उसको सुनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही वो चीज़, ठीक है, तो मिथ्या योग, ठीक है। नॉर्मल आवाज़ आ रही है, आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, सम्यक योग। और इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है
कि उसने क्या कर दिया है, आपका जो कान का जो सिस्टम है, सुनने की जो क्षमता है, उसी को ही खत्म कर दिया, तो ये क्या है, अति योग होता है। ठीक है, तो एक सामान्य सी चीजें हैं ये। तो स्मृति का नाश यानी अपस्मार रोग क्यों हो रहा है, इंद्रियों के विषय और कर्मों के मिथ्या योग और अति योग के कारण ये रोग हो सकता है। ठीक है, विरुद्ध आहार एवं मलिन आहार विहार के सेवन करने से हो सकता है, वेग निग्रह यानी वेगों को धारण करने से, जो अधारणीय वेग होते हैं, ठीक है, जो अधारणीय वेग होते हैं उनको धारण करने से, 13 प्रकार के अधारणीय वेग आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है, चलो, अहित एवं अपवित्र भोजन, रज और तम से अक्रांत मन। ठीक है, रज और तम क्या है, दोष है, क्या है, रज और तम मन के दोष है। ठीक है, तो रज और तम की वजह से परेशान है हमारा मन, ठीक है, आक्रांत है। ठीक है, रजस्वला के साथ में संभोग करने से, काम, शोक, भय, उद्वेग आदि से मन विघात होने से भी अपस्मार रोग हो जाता है। ठीक है, चलो संप्राप्ति की बात करते हैं। उपयुक्त कारणों से प्रकुपित दोष कहाँ जाते हैं, संज्ञावाही स्रोत को परिपूर्ण करके रज और तम से अभिभूत होकर स्मृति का नाश कर देते हैं, जिसके कारण रोगी तमय प्रवेश यानी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, ऐसा अनुभव करता हुआ विक्षिप्त हो जाता है और विविध चेष्टा करता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, अपस्मार कहते हैं। ठीक है, चलो लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लक्षणों के बारे में, सामान्य लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे कि सबसे पहला तो उसके आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, दूसरा है नेत्र में विकृति, हाथ पैर आदि उसके अकड़ जाएंगे, तीसरा है स्मृति का नाश हो जाएगा, चौथा है दांतों का कटकटाना, पांचवा है फेन वमन, झागदार उसको उल्टी होगी। ठीक है, भूमि पतन, वो भूमि पे गिर जाएगा। ठीक है, और दोष वेग के समाप्त होने पर सुप्तवत जागृत हो जाएगा, मतलब जब वेग समाप्त हो जाएगा, जब वो दौरा जो आ रहा है वो जब समाप्त हो जाएगा तो व्यक्ति जागृत हो जाएगा, यानी जग जाएगा, मतलब सामान्य अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, इसके भेद बता रखे, 4 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। देखो वातज में क्या हो रहा है, वातज में सेकंड वाला पॉइंट देखो, वेग आ जाने पर शरीर में कंपन होता है, दांतों का खिटखिटाना, मुख से फेन निकलना और जल्दी जल्दी श्वास लेना, तीव्र श्वास लेना, इस तरह का लक्षण वातज अपस्मार में मिलता है। चलो पित्तज में क्या होगा, सेकंड पॉइंट देखो, रोगी का शरीर, मुख, आँख और मुख से निकलने वाला झाग भी पीत वर्ण का होता है। कफज में क्या होगा, उसे सारी वस्तुएं सफ़ेद दिखाई देगी। ठीक है, इसके अलावा शरीर भारी रहता है, शरीर शीतल रहता है, शरीर में गुरुता होती है। ठीक है, तो इस तरह का लक्षण दिखाई देगा। चलो चिकित्सा परिचर्या के बारे में बात करते हैं इसकी। तो इसकी चिकित्सा परिचर्या के लिए लिखा है कि जो परिचारक है उसका क्या कर्तव्य बनता है कि रोगी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। ठीक है, और उसे डर वगैरह नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, उसे डराना नहीं चाहिए। ठीक है, अपस्मार रोग में देवप्राश्रय और युक्ति वप्राश्रय द्विविध चिकित्सा करनी चाहिए। ये चिकित्साओं के बारे में आगे आएगा। ठीक है, और युक्ति वप्राश्रय चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें युक्ति वप्राश्रय में क्या करते हैं, देखो तीक्ष्ण संशोधन करेंगे। जैसे वातज अपस्मार है तो उसमें वस्ती देंगे, वातज में वस्ती जो कर्म जो होता है वो वात दोष के लिए किया जाता है। पित्तज अपस्मार में विरेचन करेंगे, कफज अपस्मार में वमन करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा औषध योग में अगर अपन देखें तो औषध योग में 2-3 चीज़ें याद रख लेना आप लोग, कल्याणक घृत, ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत, ये याद रख लेना, 2-3 बहुत है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अतत्व अभिनिवेश। क्या है अतत्व अभिनिवेश, इसे हम क्या कहते हैं, साइकोसिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साइकोसिस कहते हैं इसे। अतत्व अभिनिवेश। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने
डिटेल में लिख दिया है, अतत्व अभिनिवेश। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मन विक्षिप्तता, मनो विक्षिप्तता। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है इंग्लिश में साइकोसिस। ठीक है, अतत्व अभिनिवेश या मन विक्षिप्तता या साइकोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? यह एक प्रकार का बुद्धि विपर्य है या स्मृति विपर्य है। विपर्य यानी होता है ना विपरीत। ठीक है, यानी बुद्धि का विपरीत और स्मृति का विपरीत। अब बुद्धि का विपरीत क्या होगा और स्मृति का विपरीत क्या होगा? देखो भाई, बुद्धि विपरीत हो जाएगी। ठीक है, बुद्धि सामने वाले की विपरीत हो जाएगी। ठीक है, और वो हर चीज़ को उल्टा समझेगा। ठीक है, उसकी बुद्धि विपरीत हो गई, वो हर चीज़ को गलत ही समझेगा। ठीक है, गलत धारणा मन में बैठा लेगा। ठीक है, तो जिस मानसिक रोग में तत्व और तत्व या सत्य अर्थ का बोध न होकर असत्य अर्थ का बोध हो, उसे अतत्व अभिनिवेश कहते हैं। इसे महागद भी कहा गया है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है? सत्य को असत्य समझेगा, गलत को सही को गलत समझेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? मन विक्षिप्तता हो गई। ठीक है, यानी उसके मन में गलत धारणाएं बन चुकी हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम साइकोसिस कहते हैं। ठीक है, यानी वो व्यक्ति सही को गलत समझ रहा है। ठीक है, सही को गलत समझ रहा है वो व्यक्ति। ठीक है, और सत्य को असत्य समझ रहा है वो। ठीक है, गलत धारणा उसके मन में बैठ जाती है। इसे महागद कहा है। ठीक है, क्यों होता है? इसका कारण दे रखा है, मलिन आहार विहार का निरंतर सेवन करना। ठीक है, उपस्थित वेगों को रोकना, वही है धारणी, वही पहले वाली बात। ठीक है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि का सेवन करना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब लक्षणों में देखो क्या दे रखा है। लक्षण है इसके, इस व्याधि में नित्य तथा अनित्य, हित और अहित में विषम विपरीत बुद्धि उत्पन्न होती है। मतलब वो उसके दिमाग में गलत धारणा बैठ जाएगी, नित्य को अनित्य समझेगा, हित को अहित समझेगा वो। ठीक है, सत्य को असत्य समझेगा, सही को गलत समझेगा। ठीक है, तो विपरीत बुद्धि इसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलो चिकित्सा परिचर्या में क्या करेंगे इसके? सर्वप्रथम रोगी का स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे। पूर्व कर्म में यही आते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्नेहन स्वेदन कराकर भवन आदि संशोधन कर्म उसके करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मेद रसायन का प्रयोग करेंगे, यानी जो उसकी बुद्धि को बढ़ाने वाले जो तत्व है वो देंगे उसको, जैसे ब्राह्मी स्वरस युक्त पंचगव्य घृत शंख पुष्पी वगैरह देंगे उसको। ठीक है, इसके अलावा कुछ और औषधि योग दे सकते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत है, पंचगव्य घृत है। ठीक है, ये बता रखा है आपको। ठीक है, चलो आश्वासन चिकित्सा में क्या करेंगे? उसको मन के अनुकूल विश्वास पात्र प्रिय और धर्म अर्थवादी मित्रों द्वारा सद्व्रत का उपदेश और मन को प्रसन्न करने वाली बातों को बताना चाहिए। ठीक है, यानी उस व्यक्ति को उन व्यक्तियों के पास में बैठाना चाहिए जो उसको प्रिय है। ठीक है, जो उस व्यक्ति को अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लोगों के पास में उसको बैठाना चाहिए। ठीक है, और अच्छी बातें करना चाहिए, ताकि उसकी जो गलत धारणा है वो चेंज हो सके। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम, मद मूर्छा और संन्यास। मद मूर्छा संन्यास का वर्णन आयुर्वेदीय ग्रंथों में मानस रोग के लक्षण के रूप में किया गया है। यद्यपि ये तीनों ही मूर्छा की ही अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या ले रखा है? जब प्रवर्ध दोष, यानी जब बड़े हुए दोष रस वह रक्त वह संज्ञा वह स्रोत में अल्प मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान रखना इसका, बड़े हुए दोष जब रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस और संज्ञा वह स्रोतस में अल्प मात्रा में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। जब बड़े हुए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब बड़े हुए दोष रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस और संज्ञा वह स्रोतस में अल्प मात्रा में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? नशा होता है। ठीक है, यानी मद उत्पन्न होता है। ठीक है, और अगर मध्यम रूप से अवरोध उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, अगर मध्यम रूप से अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वो कौन सी अवस्था है? वो मूर्छा की अवस्था है, यानी वो बेहोशी की अवस्था है। ठीक है, और अगर अधिक रूप से ये अवरोध उत्पन्न हो जाता है,
ठीक है। अधिक रूप से अगर ये अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो कौन सी अवस्था आ जाती है, संन्यास की अवस्था आ जाती है, ठीक है। देखो भाई, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, तो जैसे ही वो शराब पीने लगता है तो थोड़ी देर बाद में उसे नशा होने लगता है, मद में हो जाता है ना, मद हो जाता है, उसको नशा होने लगता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा शराब पी लेता है कि वो आगे चलकर फिर वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, यानी वो कहीं गिर पड़ेगा, सो जाएगा, इस तरह की कंडीशन होगी। लेकिन उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली है, इतनी ज़्यादा शराब पी ली है कि वो संन्यास की स्थिति में चला गया, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं इसमें होती है। अब आगे आएगा इनके बारे में, आगे लिखा है कि मद मूर्छा रोग दोष के वेग शांत, मतलब मूर्छा यानी उसने जो शराब पी है तो वो उसको कुछ सुध बुध नहीं रहेगी, वो सो जाएगा, ठीक है, वो मूर्छा की अवस्था में चला जाएगा। लेकिन जब उसकी शराब उतर जाएगी तो व्यक्ति होश में आ जाता है। लेकिन अगर वो संन्यास की अवस्था में चला गया है तो फिर औषधि देंगे तभी वो होश में आएगा, ऐसे होश में नहीं आएगा वो, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे हम मद रोग की। यह मूर्छा रोग की प्रथम अवस्था का नाम मद है। इसमें पूर्णतः संज्ञा नाश नहीं होता है, मनुष्य ज्ञान शून्य होकर गिरता नहीं है, बैठ जाता है, ठीक है। मद से उत्पन्न नशे की भांति स्वरूप व्याधि को मद कहते हैं। यह शीघ्र उत्पन्न होती है और शीघ्र ही शांत हो जाती है, ठीक है, और शीघ्र ही रोगी होश में भी आ जाता है, ठीक है। तो नशा जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है तो ठीक हो जाता है, ठीक है। मद के भेद बता रखे यहाँ पे, वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, मदज है, विषज है और रक्तज है, ठीक है। तो एक एक देखते हैं अपन। तो वातज मद में क्या होगा, वो अनल्प भांति यानी कम बोलेगा, नहीं अनल्प नहीं, ज़्यादा बोलने वाला, द्रुतभाषी यानी जल्दी जल्दी ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है, ये लिख लेना है इसमें। चल चेष्टा यानी चेष्टाएं ज़्यादा करेगा वो, ठीक है, यानी ऐसा रहेगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ है, ज़्यादा बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, समझ में नहीं आएगा कुछ। एक होता है पित्तज, तो पित्तज में वो कठोर बोलेगा, उसकी जो वाणी होगी वो कठोर होगी उसकी वाणी, ठीक है, और क्रोध करने वाला होगा, कलह प्रिय होगा, यानी लड़ाई झगड़े करने का उसको बुखार आएगा उसके दिमाग में, ठीक है। एक होता है कफज, कफज में क्या होगा, व्यक्ति कम बोलने वाला होगा, ठीक है, आलसी होगा व्यक्ति, ठीक है। चलो मदज में क्या होगा, स्वर का फैल जाना, ठीक है, यानी स्वर का फैल जाना मतलब वो होश ही नहीं है उसको क्या बोल रहा है वो, ठीक है, कुछ भी बोल देता है वो, ठीक है। विपरीत चेष्टा करेगा, अंगों का विकृत रूप होना, ठीक है। विसर्ज में क्या होगा, कंपन होएगा, अधिक नींद आएगी। और रक्तज में क्या होएगा, अंगों में स्तब्धता, नेत्रों में स्तब्धता, ठीक है। चलो मूर्छा में क्या हो रहा है, जब व्यक्ति में संज्ञा चेतना शक्ति का नाश हो जाता है तो उसे हम मूर्छा कहते हैं। इसमें व्यक्ति में वात आदि दोषों द्वारा संज्ञा व नाड़ियों में अवरोध उत्पन्न होने से मन में सुख दुख के भाव को नष्ट करने वाला भाव उत्पन्न हो जाता है और जिससे व्यक्ति भूमि पर काष्ठ की भांति गिर जाता है, लकड़ी की भांति गिर जाता है, ठीक है। इसके कारण है, यहाँ पे कारण दे रखे हैं, क्षीणता यानी धातुओं का क्षय होना, दोषों का प्रकोप होना, विरुद्ध आहार, वेगों का अवरोध करना यानी अधारणीय वेगों को धारण करना, चोट लगना, और हीन सत्व। हीन सत्व का मतलब होता है, मतलब उसकी सहन शक्ति बिल्कुल ही बहुत कम है। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी सहन शक्ति कम होती है तो हीन सत्व वाले लोग होते हैं वो, ठीक है। तो ये इसके कारण दे रखे हैं। अच्छा, इसका लक्षण दे रखा है, प्रत्यात्म लक्षण दे रखा है, संज्ञा का नाश हो जाना, ठीक है। ये मूर्छा का प्रत्यात्म लक्षण होता है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, इसके भेद बता रखे हैं, 6 भेद नहीं है, आचार्य सुश्रुत ने 6 नहीं 7 भेद है, लिख करेक्शन कर लेना, इसमें 7 भेद है। वातज है, पित्तज है, कफज है, चौथा है सन्निपातज, 5वां है रक्तज, 6ठा है मदज और 7वां है विषज, ठीक है। तो मूर्छा जो हो रही है तो वातज में क्या होगा, मूर्छा, सेकंड पॉइंट देखो, मूर्छा के बाद शीघ्र ही उसको होश आ जाएगा, शरीर में कंपन होगा, अंग मर्द होगा, हृदय में पीड़ा और शरीर में दुर्बलता होगी, ठीक है। पित्तज में क्या होगा, पसीने के साथ में उसको होश आ जाएगा, प्यास लगेगी, उसको जलन होएगी, संताप, ठीक है, दाह, रक्त नेत्र, आंखें उसकी लाल हो जाएगी, आंखें उसकी पीली हो जाएगी, उसे अतिसार होगा, ठीक है। कफज में उसको होश तो आएगा लेकिन देर से आएगा, और मूर्छा काल में यानी जब वो बेहोश है तो उस समय पर उसको बेहोशी में उसके
हलास और प्रसेक आना, प्रसेक का मतलब लार का स्राव होना, ठीक है। प्रसेक का क्या मतलब है? लार का स्राव होना, ठीक है। चलो, सन्निपातज में तीनों दोष मिश्रित मिलेंगे। अच्छा, रक्तज में क्या होगा? रोगी के रक्त दर्शन से ही मूर्छित हो जाता है, यानी रक्तज मूर्छा में क्या होगा? होते हैं ना कई लोग खून देखकर ही बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। मदज, मदज में क्या होगा? रुक्ष और लघु लक्षण युक्त होगा। विसर्ज में क्या होगा? शरीर में कंपन, नींद ज़्यादा आएगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट ध्यान रख लेना काफ़ी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएगा वो टिप्पणी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं हम संन्यास रोग की। बलहीन मनुष्य में अत्यंत प्रबल दोष जब प्राणायतन में पहुंचकर वाणी, शरीर और मन की क्रियाओं का अवरुद्ध कर देते हैं तो रोगी संन्यास हो जाता है और रोगी काष्ठीभूत और मृत सम हो जाता है, यानी मृत के समान हो जाता है। यदि इस अवस्था में सदैव यानी तुरंत फलप्रद चिकित्सा न की जाए तो शीघ्र ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अतः संज्ञानाश वह अवस्था है जिसमें शारीरिक क्रियाएं मंद होकर रोगी काष्ठीभूत यानी लकड़ी की भांति, ठीक है, मृत होकर भूमि पर गिर पड़ता है, ठीक है। तथा विशिष्ट सदैव यानी तुरंत फल चिकित्सा यानी तुरंत फल देने वाली चिकित्सा अगर नहीं की जाए तो संज्ञाबोध प्राप्त नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संन्यास रोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो अब बात करते हैं अपन चिकित्सा परिचर्या के बारे में बात करते हैं। तो मद मूर्छा संन्यास एक आशुकारी व्याधि है। इनमें शीघ्र ही चेतना का लोप होकर संज्ञा नाश हो जाता है। इसमें समान रूप से संज्ञा प्रबोधक चिकित्सा का विशेष महत्व है। संज्ञा प्रबोधक चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें पहली चिकित्सा है उपाय स्वरूप चिकित्सा। तो इसमें क्या करेंगे? अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए तुरंत क्या करेंगे? सुई चुभेंगे, उसको जलाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि उसमें आग लगा देंगे, आग नहीं लगानी है, ठीक है, आग नहीं लगानी है। क्या करना है उसमें? जैसे सींग जलाई, माचिस की सींग जलाई तो थोड़ा सा उसके लगा दिया, ठीक है, तो उससे क्या है कि हो सकता है वो होश में आ जाए, ठीक है। नक के नीचे पीड़ा पहुंचाना, ठीक है, यानी उसको अपन दर्द दे रहे हैं किसी भी तरह से, ठीक है। उसके केस और लोम को नोचेंगे, दांतों से काटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे? रोगी हाथ से रोगी की नासा और मुख को बंद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति करने से क्या होगा? व्यक्ति होश में आने की उसकी संभावना रहेगी, ठीक है। चलो, अगला दे रखा है द्रव्यभूत चिकित्सा। तो द्रव्यभूत में क्या करेंगे? अपन सारी चीज़ें तीक्ष्ण करेंगे, ठीक है। तो तीक्ष्णता से व्यक्ति होश में आ जाएगा। जैसे तीक्ष्ण अंजन करेंगे, ठीक है, तीक्ष्ण अवपीड़न नश्य करेंगे, तीक्ष्ण प्रदमन नश्य करेंगे, तीक्ष्ण धूम प्रयोग करेंगे, तीक्ष्ण अभ्यंग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रोगी के मुख में निम्नलिखित द्रव्यों को डालना चाहिए। जैसे सौंठ का चूर्ण मिलाकर, बे वाला याद रखना, सौंठ के चूर्ण मिलाकर बिजोरे नींबू का रस का प्रयोग करें। तीक्ष्ण वमन, स्त्री दूध का सेवन करें, ठीक है। नौसादर या चूने को सूंघाएं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट दे रखा है कि शोधन चिकित्सा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सामान्य कर्म में शीत उपचार करेंगे, मणि धारण करेंगे, शीतल गंध द्रव्यों की पंखे से हवा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा औषध चिकित्सा में आप एक आध दो याद रख लेना। कौन सा याद रखोगे? अगले पेज पर जैसे अश्वगंधा रिष्ट और मूर्छांतक रस है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। दो काफ़ी है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं अपन अपतंत्रक रोग की। अपतंत्रक रोग, ठीक है, यानी हिस्टीरिया, दौरे आना। यह एक प्रकार का नाड़ी स्थौल्य है जो मानसिक आघात तथा अवसाद से उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें लक्षणों में विचित्रता पाई जाती है। अतः वह व्याधि जिसमें वायु की विकृति से शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना नष्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपतंत्रक कहते हैं। सामान्य सी बात है, ठीक है। इस व्याधि में चेष्टा वह, मनोवह, स्रोतस में दोष द्वारा विकृति से निसंगता उत्पन्न होकर मोह, आक्षेप, धनुवत नमन यानी धनुष के जैसे वो टेढ़ा हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा, ठीक है। कपोतवत कुंजन यानी जो कबूतर जो कूकते हैं ना, ऐसे करने लग जाएगा, ठीक है। हास्य, क्रंदन आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम अपतंत्रक कहते हैं। इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो धनुष के समान शरीर झुक जाता है, आक्षेप आएंगे यानी दौरे आएंगे, मोह हो जाएगा, उसको सांस लेने में परेशानी, शरीर में जकड़ाहट होगी,
कबूतर के समान आवाज़ निकालेगा, आँखों की पलकों बंद कर लेगा, शरीर में संज्ञा का नाश हो जाएगा। ठीक है। चिकित्सा परिचर्या में क्या करेंगे, सबसे पहले अपतंत्रक रोग में वात कफ घन चिकित्सा करनी चाहिए, यानी वात और कफ को समन करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। तो एक जो 2 प्रकार की चिकित्सा करते हैं, सधै संज्ञा प्रबोधक योग। सधै संज्ञा प्रबोधक योग यानी तुरंत होश में लाने वाला प्रयोग। ठीक है। तुरंत होश में लाने वाला प्रयोग। सधै, सधै यानी तुरंत, संज्ञा, संध्या का मतलब है होश, संज्ञा मतलब होश, प्रबोधक यानी तुरंत होश में लाने वाली औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जैसे कोई बेहोश हो जाता तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं ना, या फिर मधु से कृष्ण मरीच चूर्ण द्वारा उसका अंजन करेंगे। ठीक है। समन प्रयोग में क्या करेंगे, धनिया है, हरड़ है, हींग है, पुष्कर मूल, तीनों लवण को साथ में, तीनों लवण को पानी में मिलाकर उसको पिला देंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर औषधि का योग देंगे उसको तो अपतंत्रकारी वटी दे सकते हैं, ब्राह्मी वटी दे सकते हैं, 2 काफ़ी है। ठीक है। और मानसिक चिकित्सा में क्या करेंगे, उसको आश्वासन प्रद वचन का प्रयोग करेंगे, मतलब उसको आश्वासन देंगे, उस व्यक्ति को समझाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये खत्म होता है। अब बात करेंगे हम आधुनिक मानसिक व्याधियों की। ठीक है। तो आधुनिक मानसिक व्याधियों में कई सारे आपकी डिजीज दे रखी है, यहाँ पे 10 है। एक सेकंड में आता हूँ। तो एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ मैं आपका अभी। तो देखो भाई, शुरू से अपन देख लेते हैं इसका एक बार। जैसे अपन ने बात करी थी उन्माद की। ठीक है। तो उन्माद में क्या हो रहा था, उन्माद में बुद्धि का विभ्रम हो रहा था, मन और बुद्धि का विभ्रम हो रहा था। ठीक है। तो उन्माद में विभ्रम हो रहा था। फिर अगली बात करी थी हमने अपस्मार की। तो अपस्मार में व्यक्ति भूल जाता है सब कुछ, जब उसको दौरे पड़ते हैं तो भूल जाता है। ठीक है। तो स्मृति का लोप हो जाता है अपस्मार में। ठीक है। अच्छा, तत्व अभिनिवेश में उसको गलत धारणाएं उसके मन में आ जाती है। ठीक है। यानी वो सत्य को असत और हित को अहित समझता है वो। ठीक है। गलत धारणा। ठीक है। मद मूर्छा में, मद में नशा होगा, मूर्छा में वो बेहोश हो जाएगा, और संन्यास में वो पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा। ठीक है। फिर अपतंत्रक, तो अब अपतंत्रक में उसको दौरे आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा रिवीजन था, आपको थोड़ा सा बताना था। चलो आगे बात करते हैं। अब दे रखी आधुनिक मानसिक व्याधियाँ। अब आधुनिक मत के अनुसार कौन कौन सी मानसिक व्याधियाँ होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है। यानी जैविक मनोरोग। यह एक प्रकार की मानसिक विकृति है जिसमें चेतना विकार, ठीक है, स्मृति विकार। चेतना विकार का मतलब होता है मन का विकार। ठीक है। मन, चेतना को आत्मा बोलते हैं ना, चेतना को ही तो बोलते हैं आत्मा, और मन और आत्मा एक समान होती है। ठीक है। तो चेतना विकार, स्मृति का विकार, स्मृति यानी मेमोरी का विकार, स्थिति भ्रम हो सकता है उसको, आदि लक्षण इसमें मिलते हैं। ठीक है। यह मस्तिष्क के विकृत के कारण ऐसा होता है। मस्तिष्क की विकृति हो जाती है तब मनोरोग उत्पन्न होते हैं, वो तो सबको पता है आपको, जिसमें
तंत्रिका तंत्र में स्थायी या क्षणिक विकार उत्पन्न हो जाता है। स्थायी यानी या तो परमानेंट विकार उत्पन्न हो जाएगा या फिर क्षणिक यानी कुछ समय के लिए विकार उत्पन्न हो जाता है। सामान्यतः ऐसा किन रोगियों में पाया जाएगा, जिनके सिर की बीमारी है, जैसे मान लो सिर का कैंसर है किसी के, ठीक है, सिर में ऐसी बहुत गहरी चोट लग गई है, सिर में आघात हो गया है, तो उनमें ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर पाए जाते हैं। ठीक है, चलो इस व्याधि की विशेषताएं बता रखी है कि इस व्याधि की उत्पत्ति अचानक होती है। ठीक है, यह व्याधि वृद्ध अवस्था में ज़्यादा होती है, नाड़ी जन्य लक्षण अधिक मिलते हैं, व्यसन के अभ्यस्त रोगियों के इसके होने की संभावना अधिक होती है। यानी जो लोग कोई बुरी आदत है, जैसे मान लो शराब ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, तो उनमें, ठीक है, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इसमें रोगी के ध्यान और एकाग्रता में कमी हो जाएगी। चक्षु इंद्रिय भ्रम अधिक पाए जाते हैं। मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज सही नहीं लिख रही इसमें आपकी बुक में। इसमें रोगी का ध्यान, मतलब रोगी ध्यान नहीं लगा पाएगा किसी भी चीज़ में, एकाग्रता की कमी है। तो ध्यान और एकाग्रता एक ही चीज़ होती है, पहले तो ये बात है। ठीक है, चक्षु इंद्रिय भ्रम, चक्षु इंद्रिय यानी चक्षु यानी हमारे नेत्र की इंद्रियों में भ्रम, यानी मतलब रोगी को भ्रम हो जाएगा। जैसे मान लो सामने रस्सी लटक रही है, उसको दिखाई देगा वो सांप है, होता है ना ऐसा। चलो, तो ये जैविक मनोरोग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन है? चलो, तो ये जैविक मनोरोग जो है वो 2 प्रकार का है। एक तो होता है सन्निपातक जैविक रोग और एक होता है मनोभ्रम जैविक रोग। ठीक है, एक तो है डेलीरियम, ठीक है, भ्रम होता है इसमें। डेलीरियम में क्या होता है, भ्रम होता है। ठीक है, और एक होता है डिमेंशिया। ठीक है, तो देखते हैं इस व्याधि को तीव्र जैविक प्रक्रिया, एक्यूट ऑर्गेनिक रिएक्शन या तीव्र भ्रम की स्थिति या विषाक्त या मनोविक्षिप्तता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कारण क्यों होता है ऐसा, कई सारे कारण दे रखे हैं। पहला दे रखा है मेटाबॉलिक कारण, यानी चयापचय, यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे शरीर में हो रही है उनमें अगर कोई विकृति हो गई तो। ठीक है, जैसे मान लो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब अल्प ऑक्सीयता। देखो हिंदी का इंग्लिश में कैसे इन्होंने कन्वर्ट किया है। ठीक है, हिंदी को ही मतलब हिंदी को ही ऐसे लिख दिया इंग्लिश के टाइप के जैसा। ठीक है, तो हाइपोक्सिया का मतलब होता है व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें सिस्टम में, आपको बता देता हूँ। जब किसी व्यक्ति में सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन उसके ब्लड में कम जाता है। ठीक है, उसके शरीर में ऑक्सीजन कम जाता है, तो ऑक्सीजन कम जाएगा तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन कम मिलेगा। अब जो कोशिकाएं हैं वो जीवित ऑक्सीजन की वजह से ही तो रह रही है, तो उनको अगर ऑक्सीजन कम मिलेगा, ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हाइपोक्सिया की स्थिति में ऐसा हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब है कि रक्त शर्करा जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल कम हो गया मान लो। ठीक है, हार्ट डिजीज की वजह से ऐसा हो सकता है। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया यानी ज्वर की वजह से बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, सिर का बुखार। ठीक है, एनीमिया, एसिडोसिस और एल्कोसिस। ठीक है, तो एसिडोसिस का मतलब है कि अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, अम्लीयता बढ़ जाती है। और एल्कालोसिस में क्या होता है, क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, चलो, अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अधिक स्राव या कम स्राव की वजह से भी ये रोग हो जाता है। ठीक है, कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह, जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12, प्रोटीन की कमी से भी ये रोग हो जाता है। ठीक है, मस्तिष्क संबंधी कोई व्याधि है, जैसे अपस्मार है, सिर का आघात है, ठीक है, कोई सिर में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई संक्रमण हो गया, ठीक है, अर्धवेदक यानी माइग्रेन की अगर समस्या है तो भी ऐसा रोग हो जाता है। ठीक है,
गंभीर संक्रमण हो गया जैसे सेप्टिसीमिया हो गया या निमोनिया हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ औषधियों का अति प्रयोग से, जैसे अल्कोहल ज़्यादा ले लिया सामने वाले ने, ठीक है, अन्य कारण जैसे नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल नींद ही गायब हो गई, ठीक है, तब ऐसा रोग हो जाता है। लक्षण क्या आएंगे इसमें? शारीरिक लक्षण और सामान्य लक्षण दो दे रखे हैं इसमें। तो शारीरिक लक्षणों में हाथ पैरों में कंपन होगा, चलने में असंतुलन, ठीक है, ढंग से नहीं चल पाएगा, गिर पड़ेगा, मूत्र विकार, शारीरिक ताप में वृद्धि, बुखार आ जाएगा, शारीरिक क्रियाओं में सामंजस्य की कमी, हृदय दर यानी टैकीकार्डिया यानी हृदय की दर यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। सामान्य लक्षण में क्या होगा? चेतना की कमी, होश नहीं रहेगा उसको, बेहोशी की स्थिति, भ्रम होगा उसे, स्मृति लो, याद नहीं रहेगा कुछ भी, नींद नहीं आएगी, बोलने में लड़खड़ाहट, बोल नहीं पाएगा ढंग से। चक्षु इंद्रिय भ्रम यानी नेत्रों से उसको भ्रम हो सकता है, जो चीज़ वो नहीं देखना चाहता हो वो भी देखने लगेगी उसको, ठीक है। अवसाद और चिड़चिड़ाहट सा महसूस होगा उसको, ठीक है। प्रयोगशाला परीक्षण में, प्रयोगशाला परीक्षण की बात ऐसी है कि रोगी की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना है, ठीक है। तो मूत्र परीक्षा करा सकते हैं, सीरम की परीक्षा करा सकते हैं, यकृत यानी LFT करा सकते हैं, TFT करा सकते हैं, RFT करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, ठीक है, CSF टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। सामान्य सी बातें हैं, ठीक है। परिचर्या कैसे करनी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परिचर्या कैसे करनी है कि रोगी द्वारा होने वाली जटिलताओं को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जो जटिलता हो रही है रोग की वजह से, कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं, ठीक है, उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, रोगी को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। अगर उसे तेज़ बुखार आ रहा है तो औषधि के साथ में शीतल जल की जो पट्टी है यानी ठंडे पानी की जो पट्टी है वो रखनी चाहिए, ठीक है। रोगी को अपनी व्यथा बताने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उससे बड़े प्यार से बात करनी चाहिए। बताया था ना आपको किस तरह से रोगी की काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। दैनिक कार्यों में उसकी मदद करनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए, भाई साफ सफाई से रहो, ठीक है। वह रोगी जो स्वयं अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो रोगी को अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। एक साथ अधिक भोजन नहीं देकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन देना चाहिए उसको, ठीक है। और अगर रोगी को अनिद्रा है, नींद नहीं आ रही है, तो उसको दिन में सोने देना चाहिए, ठीक है। रात्रि का वातावरण शांत होना चाहिए, अगर रात में वातावरण शांत रहेगा तो व्यक्ति ठीक से सो पाएगा, ठीक है। रोगी का हमेशा नाम लेकर उसको बुलाएं, ठीक है। रोगी की बातें और अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? देखो साहब, कारणों में कमी मतलब ऐसी चिकित्सा करेंगे जिससे उसके रोग के कारणों में कमी आए। व्याधि के कारण होने वाले उपद्रवों से उसको बचाना चाहिए। अगर अल्प शर्करा है, ठीक है, अगर रक्त में अगर ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो गया है तो सिरा मार्ग से यानी इंट्रावीनस उसको क्या देनी चाहिए? ग्लूकोज देनी चाहिए। यदि हाइपोक्सिया की स्थिति है तो नाक के द्वारा उसको ऑक्सीजन देनी चाहिए, वो ऑक्सीजन लगा देते हैं ना, ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। अगर विटामिन की अल्पता है तो विटामिन का प्रयोग करो, ठीक है, विटामिन 2 आहार के साथ में, ठीक है। चलो, मनोभ्रंश हो गया, मन का भ्रंश हो गया, ठीक है, यानी डिमेंशिया हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भूलने की बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है डिमेंशिया, मन का भ्रंश हो गया है। यह एक गंभीर जैविक मनोरोग है, इसमें स्मृति विकार पाया जाता है। चलो, यह अवधि, इस रोग की अवधि कम से कम 6 माह होती है। अच्छा, इसके कारण दे रखे हैं, एक दे रखा है अपजननात्मक कारण, ठीक है। तो कुछ अपजननात्मक बीमारियां होती है, बुढ़ापे में होती है, जैसे एल्जाइमर है, पार्किंसंस है, हंगिस्टन कोरिया है, ठीक है। एल्जाइमर में तो क्या होगा, भूलने की बीमारी है। एल्जाइमर जो होता है ना, भूलने की बीमारी है, वृद्ध अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। पार्किंसंस रोग जो होता है उसमें क्या, जैसे आपने देखा होगा ना, हाथ पैर हिलते रहते हैं, बुजुर्गों के हाथ पैर हिलते रहते हैं, तो वो पार्किंसंस रोग होता है, ठीक है। कुछ मस्तिष्कगत व्याधियाँ होती है, जैसे सिर में चोट वगैरह लग गई है, ठीक है, ब्रेन इंजरी हो गई है, मस्तिष्क का अवुर्ध, मस्तिष्क का कैंसर हो गया है, ठीक है। मस्तिष्क आवरण शोथ यानी मस्तिष्क में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, या फिर एड्स के कारण भी मनोभ्रंश हो जाता है, ठीक है। रक्त परिभ्रमण विकृति में क्या होगा, BP बढ़ जाएगा मान लो उसके, ठीक है। कुछ औषधियों के प्रभाव की वजह से भी मनोभ्रंश की स्थिति आ जाती है, जैसे ब्रोमाइड है, भारी धातु है, एल्कोहल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी CO है, उसकी वजह से ऐसा
हो सकता है। ठीक है, चलो लक्षण क्या आएंगे इसके देखते हैं भाई। लक्षणों में यह रोग धीरे धीरे शुरू होता है। ठीक है, रोग की अवस्था 6 माह तक रहती है। ठीक है, रोगी अपने बौद्धिक कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, व्यक्तित्व में विघटन होता है, यानी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एप्रेक्सिया यानी शारीरिक क्रियाओं में क्षीणता, यानी वो जो भी कार्य कर रहा होता है, ठीक है, हाथ पैरों से जो भी वो कार्य करता है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बोलने में असमर्थता या गड़बड़ी। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं के समायोजन में दुर्बलता, पूर्व घटनाओं को पहचानने में, यानी पहले जो घटना हो चुकी है उनको याद नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, स्मृति का विकार हो जाएगा। ठीक है, चक्षु इंद्रिय संबंधी उसको क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो प्रयोगशाला परीक्षण में वही है, रोगी की स्थिति के अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण करेंगे। ठीक है, चलो चिकित्सा में क्या करेंगे भाई। अगर हार्मोन की वजह से, अगर हार्मोन के कम या ज़्यादा होने की वजह से अगर रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो हार्मोन थेरेपी का उपयोग करेंगे। अगर बीपी ज़्यादा है तो बीपी की समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो परिचर्या कैसे करेंगे। परिचर्या में वही है, पहली वाली बात हम फिर देख लेते हैं। उचित समय पर उसको औषधि देनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा है परिजनों को भी औषधि देने की विधि समझानी चाहिए, क्योंकि रोगी को थोड़ी समझ में आएगा। ठीक है, कमरे में ऐसी व्यवस्था जैसी मतलब कमरे की जो व्यवस्था है वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को मेमोरी लॉस हो चुका है व्यक्ति का। ठीक है, भूलने की बीमारी है। ठीक है, तो जैसी कमरे की व्यवस्था पहले थी ऐसी कमरे की व्यवस्था रखे, ताकि उसको अपनी चीज़ आराम से मिल सके। ये नहीं कि पहले जो उसका जो मतलब उसका जो चश्मा था पहले इधर रखते थे फिर दूसरी साइड रखने लगे, ऐसा नहीं, एक ही जगह पर होना चाहिए। ठीक है, यदि कमरे की स्थिति में कोई परिवर्तन करना है तो रोगी को अच्छी तरह से समझा देना चाहिए। दैनिक कार्य में आने वाली वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिए। नित्य स्नान, मुख की स्वच्छता आदि के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। रोगी को पसंद के आहार के बारे में उसे बताना चाहिए। ठीक है, यानी उसके पसंद के आहार ही उसे देने चाहिए, खाने के लिए प्रेरित करने चाहिए। रेशेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसको कब्ज ना हो। ठीक है, और रोगी को दिन भर किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें ताकि उसको थकान होने की वजह से रात में जल्दी नींद आ जाए। ठीक है, रोगी के कमरे की लाइट हमेशा चालू रखनी चाहिए ताकि उसको दृष्टि से भ्रम ना हो। ठीक है, अच्छा, रोगी को अपने पास के रोगियों से बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जितना रोगी बातचीत करेगा उतना उसका मन ठीक होगा। ठीक है, और नर्स या परिचारक का कर्तव्य बनता है कि वह रोगी से प्रेम पूर्वक और मंद आवाज़ में बात करें। ठीक है, अच्छा, स्मृति यानी जो भूल गया है जिन चीज़ों को, तो पुराने गाने सुना दो या पुराना फोटो वगैरह वो दिखा सकते हैं। ठीक है, परिचारक या नर्स को चाहिए कि रोगी को वही कार्य करने के लिए दो जो पहले उसने कर रखा है। ठीक है, अच्छा, रोगी पहले जो साधारण खेल खेलता था, ठीक है, तो उसे उस खेल के खेलने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले रोग पे आ जाओ। सीजोफ्रेनिया क्या है। सीजोफ्रेनिया, तो सीजोफ्रेनिया में क्या है कि यह एक प्रमुख मानसिक व्याधि है जो एकमात्र मानसिक अस्वस्थता न होकर विभिन्न प्रकार की मानसिक व्याधियों का समूह होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो, इस व्याधि की उत्पत्ति स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होती है। इस व्याधि के ठीक होने के बाद में पुनः होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका कारण दे रखा है, कुछ जैविक कारण है। जैविक कारणों में गर्भ अवस्था में अगर कोई वायरस का संक्रमण हो गया है तो ऐसा हो सकता है। मस्तिष्क पर आघात लगने से, सिर में अगर कोई चोट लग गई है और उससे क्या है कि जो सिर को जाने वाली जो ब्लड सप्लाई है वो प्रभावित हो गई है। ठीक है, ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है हमारे सिर में, तो भी ऐसा हो सकता है। आनुवंशिक कारणों में अगर माता पिता को अगर ये रोग हुआ है, ठीक है, तो बच्चे में भी ये रोग होने की संभावना रहती है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अपन, अगले पेज पे आ जाओ। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो यदि एक बच्चा इस व्याधि से ग्रसित है तो दूसरे बच्चे में भी यह व्याधि होने की संभावना रहती है। ठीक है, अच्छा, तंत्रिका संवहन संबंधी असामान्यताएं, जैसे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र में यदि कोई विकृति है तो इस रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, चलो मनोवैज्ञानिक कारण दे रखा है। तो अति संवेदनशील व्यक्ति को ये रोग हो सकता है।
कम बुद्धि स्तर वाले यानी कम इंटेलिजेंट लोगों में ये रोग हो सकता है, ठीक है। और सामाजिक कारण दे रखा है, सामाजिक स्तर अगर निम्न है, ठीक है, यानी लो लेवल का सामाजिक स्तर है, परिवार में विखंडन है, परिवार ही मान लो टूट गया है तो उससे भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, गंदे स्थानों पर व्यक्ति रहता है तो भी ऐसे रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लक्षण क्या आएंगे, चिकित्सकीय क्या क्या लक्षण इसमें आएंगे वो देख लेते हैं अपन। चलो, चिकित्सकीय क्या क्या लक्षण आएंगे, तो 4A होता है इसमें, क्या है इसमें 4A, ये ध्यान रखना है आपको 4A। अफेक्ट A4 एसोसिएशन अफेक्ट एसोसिएशन, ठीक है, ऑस्टिस्ट थिंकिंग, एम्बिवेलेंस, ठीक है। चलो, तो 4A में क्या है कि भाव अभिव्यक्ति में समस्या, ठीक है, यानी अपना जो मन का जो भाव है, ठीक है, उसको नहीं बता पाएगा व्यक्ति, ठीक है। चलो, एसोसिएशन में शब्दों के संगठन में समस्या, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा ना जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े शब्दों को, यानी कोई बड़ा शब्द होता है, ठीक है, तो उसको ढंग से नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, तो एक एक शब्द बोलते हैं वो, ठीक है, एक एक अक्षर बोलते हैं वो, ठीक है। जैसे उनको मामा बोलना है तो माँ, फिर माँ, ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है। तो अगर कोई और बड़ा शब्द है तो उसको भी वो तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उस रोगी के अंदर शब्दों के संगठन में समस्या आ जाएगी, मतलब उस शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाएगा, ठीक है, ठीक है। अतार्किक नियमों द्वारा संचालित विचार, यानी उसके जो विचार एक सामान्य पुरुष के जो विचार होंगे उससे डिफरेंट उस व्यक्ति के विचार होंगे, अतार्किक होंगे, ठीक है। यानी अतार्किक मतलब ऐसे विचार होंगे, उटपटांग विचार उसके दिमाग में आएंगे, ठीक है। अच्छा, एम्बिवैलेंस का मतलब होता है कि दो विकल्प दे रखे हैं, ठीक है, कुछ उस व्यक्ति को कोई निर्णय लेना है तो वो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला दे रखा है विचार और वाणी संबंधी विकार कौन कौन से होंगे साहब, तो विचारों का आवागमन बंद हो जाता है, यानी उसके दिमाग में विचार आना ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक होता है थॉट विड्रॉल, यानी बाहरी व्यक्ति द्वारा विचारों को हटाना, और थॉट इनर्सन मतलब बाहरी व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को संप्रेषित करना, ठीक है। विचारों में भिन्नता की कमी, विचारों में समायोजन की कमी, जितने आप पे याद रह जाए उतने याद रख लेना, ठीक है। कम बोलना, कहे गए शब्दों की नकल करना और विभ्रम, ठीक है। ऐसे जो लक्षण हैं वो विचार और वाणी संबंधी विकार में होते हैं, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं, मानसिक स्थिति और भावनात्मक विकार में क्या होगा, अवसाद हो जाएगा, भावनाओं की कमी यानी फीलिंग्स नहीं आएगी उसके अंदर, निराशा की स्थिति, आत्महत्या की सोचेगा वो, ठीक है। अवबोधन में क्या होगा, अवबोधन में श्रवण संबंधी भ्रम हो जाएगा, यानी जो कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसको जबरदस्ती कहेगा मुझे तो सुनाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, आपराधिक प्रक्रिया, अक्रिय व्यवहार, चिड़चिड़ापन, ठीक है। लैंगिक अतिक्रिया, शारीरिक क्रियाओं में क्या हो जाएगा, क्रिया में अधिक वृद्धि, हमेशा चुप रहना या कम बोलना, मांसपेशियों की टोन में कमी, ठीक है। रोगी द्वारा विचित्र शारीरिक मुद्रा बनाना, ठीक है, यानी एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति जैसी होती है वैसी स्थिति ना बनाना, कोई विचित्र स्थिति बना लेना, नकल करना, एक ही शब्द को बार बार बोलना, ठीक है। इच्छा शक्ति में कौन कौन से ऐसा ये सारे लक्षण ही चल रहे हैं इसके, ठीक है। सामाजिक गतिविधियों में और कार्यों में रुचि, कार्य करने की अयोग्यता, कार्य क्षमता की कमी, ठीक है। तो इच्छा शक्ति नहीं रहेगी उसको, अगर मान लो कोई खाना खाने के लिए बोलने आएगा कि साहब हमारे यहाँ खाना खाने आओ, तो वो जाएगा ही नहीं, मन ही नहीं करेगा उसका, ठीक है। ध्यान और एकाग्रता की कमी हो जाएगी, दिन में भी स्वप्न देखेगा, बिना कारण ही बोलेगा,
ठीक है। अपरिपक्व व्यवहार, चयनात्मक ध्यान की कमी, यानी वो किसी भी बात का चयन नहीं कर पाएगा, एकाग्रता की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, ठीक है। आंखों से आंख नहीं मिला पाएगा, ठीक है, यानी उसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतने सारे लक्षण दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतने सारे लक्षण जो दे रखे हैं, तो इनमें से आपको जो याद रह सके वो आप, लेकिन कम से कम आपको याद रखने, क्योंकि आपके मान लो टिप्पणी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपके टिप्पणी का क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 1 पेज आप लिख सको, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं चिकित्सा व्यवस्था की। इसकी चिकित्सा व्यवस्था की बात करते हैं, अगले पेज पे आ जाओ, ठीक है। तो चिकित्सा व्यवस्था में कुछ औषधियों के नाम दे रखे, एंटीसाइकोटिक औषधियाँ दे रखी, जैसे हेलोपेरिडोल, क्लोज़ापाइन, रीजरपेरिडोन, ठीक है। इसके अलावा इन औषधियों का प्रयोग कम से कम 1 वर्ष तक करना चाहिए। इसके अलावा अन्य उपाय दे रखे हैं, जैसे व्यक्तिगत वार्तालाप है, यानी पर्सनली उससे बातचीत करें, समूह चिकित्सा करें, व्यवहारिक चिकित्सा करें, पारिवारिक चिकित्सा करें, ठीक है। पोषक तत्व और विटामिन का प्रयोग करें, पारिवारिक सदस्यों को मानसिक चिकित्सा प्रदान करें, ठीक है। विद्युत आघात चिकित्सा, यानी इलेक्ट्रिक शॉक दें उसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक चिकित्सा होती है ना, तो इलेक्ट्रिक शॉक दें उसको, ठीक है। इसके अलावा परिचर्या में क्या करनी है कि चिकित्सक के अनुसार रोगी को चिकित्सक के अनुसार ही, चिकित्सक के निर्देश के अनुसार ही औषधि दें, ठीक है। और औषधि देने के पश्चात में रोगी के जो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, रोगी के शरीर में जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको देखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो रोगी का जो व्यवस्था पत्र है, यानी जो उसकी जो पर्ची है उस पर लिखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चिकित्सा के बारे में उसके परिजनों को, रोगी को बताना चाहिए कि भाई इसकी इस तरह से चिकित्सा हो रही है, और आगे हम विद्युत आघात चिकित्सा के बारे में भी उसको बताना चाहिए, ठीक है। रोगी के साथ में साधारण व्यवहार करना चाहिए, साधारण भाषा में बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, विश्वासपूर्ण संबंध बनाना चाहिए, गलत धारणाओं को उससे दूर रखना चाहिए, ठीक है। उस रोगी को वास्तविक सोच के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। और रोगी की वास्तविकता का सामना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको विभिन्न उसके जो भ्रम जो हो रहे हैं उनकी जांच करनी चाहिए। रोगी से एक अलग कमरे में बात करनी चाहिए। रोगी को हमेशा कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए, ठीक है, जिससे उसको भ्रम होने की समय ही नहीं मिले, ठीक है। रोगी के अवसाद को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। शांत वातावरण में रखना चाहिए। धारदार वस्तुओं से दूर रखना चाहिए, ठीक है। संतुलित और पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। रोगी के पास में भर्ती रोगी से बात, यानी जिस कमरे में रोगी भर्ती है तो उस कमरे में और भी रोगी होंगे तो उनसे बात करने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। और रोगी के साथ में सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात आती है न्यूरोटिक विकार की। तो न्यूरोटिक विकार, यह एक जो न्यूरोटिक विकार जो होता है, ठीक है, न्यूरोटिक विकार एक मानसिक विकार है। इसमें रोगी की अंतर्दृष्टि तथा निर्णय लेने में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रोगी का वास्तविकता के साथ में संबंध बना रहता है। न्यूरोटिक विकार एक मानसिक विकार है जिसमें रोगी की अंतर्दृष्टि तथा निर्णय लेने की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रोगी का वास्तविकता के साथ में संबंध बना रहता है, ठीक है। इस व्याधि में व्यक्तिगत तनाव मुख्य लक्षण है, यानी व्यक्तिगत तनाव यानी रोगी की अंतर्दृष्टि और निर्णय लेने की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रोगी बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन सिर्फ उसमें क्या परेशानी रहती है, उसके मन में तनाव रहता है, ठीक है। होता है ना, आजकल की लाइफ इस तरह की हो गई है कि व्यक्ति को तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। नौकरी का तनाव, पारिवारिक तनाव, ठीक है, कई तरह के तनाव व्यक्ति को रहते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात है।
इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका कारण एक तो जैविक कारण बता रखा है, जैसे आनुवांशिकता, ठीक है। यदि माता पिता में न्यूरोमेटिक कोई डिजीज है तो बच्चे में भी ऐसी समस्या हो सकती है, ठीक है। तंत्रिका संवहन परिवर्तन, मस्तिष्क में गावा नाम का एक निषेधात्मक रसायन होता है, ठीक है, तो जिसका मस्तिष्क में अगर स्तर कम है तो उससे भी न्यूरोमेटिक रोग हो सकता है, ठीक है। मस्तिष्क रचना संबंधी कोई कारण है, जैसे मान लो रोगी के मस्तिष्क में अगर कोई आघात लग गया, अगर कोई चोट लग गई है रोगी के सिर में, ठीक है, तो उससे क्या है कि रक्त की आपूर्ति रोगी के सिर में नहीं हो पाएगी ठीक से, ब्रेन में नहीं हो पाएगी ठीक से, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसके सिर में। कहने का तो भाई ब्लड जो जा रहा है उसके सिर में जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो ब्लड के साथ में ऑक्सीजन भी तो जा रही है। तो अगर ब्लड अगर ढंग से सप्लाई नहीं होगा, अगर ब्लड की अगर ढंग से सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई ढंग से नहीं हो पाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, जो मस्तिष्क है उसमें इस तरह का रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चलो, औषधियों के प्रभाव के कारण, जैसे मान लो कोई औषधि ले रहा है, कोई लगातार कोई रोगी है जो औषधि ले रहा है, जैसे सोडियम लैक्टेट का प्रयोग कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर रहा है, बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर रहा है, तो उसमें इस तरह की समस्या हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कोई मस्तिष्क संबंधी कोई कारण है, ठीक है, तो जैसे सिर का आघात है या मस्तिष्क यानी मस्तिष्क कलाशोथ यानी सिर में इन्फेक्शन हो गया है, सिर में चोट लग गई है, ठीक है, तो उससे भी कौन सा रोग हो सकता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, ठीक है, आजकल तो यही ज़्यादा चल रहा है मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है। अत्यधिक तनाव, मन में अत्यधिक तनाव होने के कारण भी ये रोग हो सकता है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसी की वजह से ये न्यूरोटिक डिजीज होती है, ठीक है। चलो, एक होता है व्यक्तिगत संवेदनशीलता, यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हर छोटी छोटी सी बात का उसको बुरा लग जाता है, ठीक है। चलो, अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि उसके अंदर ही अंदर उसके दिमाग में जाने कितनी सारी बातें चलती रहती है, तो उससे वो अपने आप ही तनावग्रस्त हो जाता है, ठीक है। बुद्धि का कम स्तर यानी कोई व्यक्ति कम दिमाग वाला है, कम इंटेलिजेंट है, तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी ऐसी रहेगी, सोचने की क्षमता भी ऐसी रहेगी, ठीक है, तो संवेदनशील भी रहेगा वो, ठीक है। तो मनोरचनाओं की असफलता, ठीक है, तो मन रचना यानी उसकी जो मन की जो इच्छा है, अगर उनमें अगर असफलता होगी तो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, ठीक है। कुछ वातावरणीय कारक दे रखे हैं, जैसे पारिवारिक स्थिति का ठीक नहीं होना, इसमें ठीक होना नहीं है, ठीक नहीं होना कर लेना, करेक्शन कर लेना इसमें। समाज और परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदारियां, ठीक है, पैसे वो कम कमा रहा है और समाज में परिवार में उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा है, तो भी वो तनावग्रस्त हो जाता है। पारिवारिक अनुशासन कठिन है, मान लो, ठीक है, मतलब घर परिवार ज़्यादा बड़ा है और उसमें अनुशासन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन सुख में न होना, तो उससे भी तनाव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, चिकित्सा कैसे करेंगे साहब, तो इस रोग में रोगी को चिकित्सालय में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति तनावग्रस्त है, तो उसको जो तनाव को कम करने वाली जो औषधि हैं वो देनी चाहिए, ठीक है, तो व्यवहारिक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, परिचर्या कैसे करनी चाहिए, रोगी से हमेशा मुस्कुराकर और मधुर बोलना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, क्रोध और ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बाहरी रोगी विभाग में चिकित्सा कराने आता है, मतलब ओपीडी में ही चिकित्सा कराने आता है, ठीक है, तो अतः उसके परिजनों से औषध देने के नियम, मात्रा आदि के बारे में स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और रोगी का जो घर का जो वातावरण है उसके लिए भी उसको परिजनों को बोलना चाहिए कि भाई अपने घर का जो वातावरण है उसको पॉजिटिव रखो, प्रसन्न में रखो, ठीक है, शांत रखना चाहिए, ठीक है। परिजनों को रोगी की राय का उचित सम्मान देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं हम उद्वेग यानी एंजाइटी, ये भी वही है, वही तनाव वाला रोग है ये भी, ठीक है।
चलो तो अगली डिजीज के बारे में बात करते हैं अपन, उद्वेग विकार। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर। आजकल तो एंजाइटी भी काफ़ी है, ठीक है, तनाव की वजह से एंजाइटी होती है। ठीक है, तो उद्वेग विकार एक सामान्य मनोरोग है, ठीक है, जो एक असुखद संवेग है। इसके लक्षण मानसिक होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तनाव में तो क्या होता है, अभी जो हमने डिजीज पढ़ी है, ठीक है, तनाव में तो रोगी के अंदर ही अंदर तनाव होता रहता है, वो बाहर सो नहीं होते हैं। लेकिन एंजाइटी में क्या होता है, तनाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हाथ पैरों में कंपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके पसीने आ जाएंगे, उसकी हृदय की जो गति है वो बढ़ जाएगी, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह के शारीरिक लक्षण है ना, वो भी आने लग जाते हैं। किसमें, एंजाइटी में, उद्वेग में। ठीक है, जबकि तनाव में क्या हो रहा था, तनाव अंदर ही अंदर रहेगा, व्यक्ति बाहर मतलब बाहर से लगेगा ही नहीं कि व्यक्ति को तनाव भी है। ठीक है, लेकिन तनाव रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके जो लक्षण हैं, ठीक है, वो शारीरिक रूप से प्रदर्शित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उद्वेग का अनुभव करता है, परंतु जब वह अधिक तनाव युक्त हो जाता है, ठीक है, जब वो अधिक तनाव युक्त हो जाता है, अगर कम तनाव है तो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर अधिक तनाव युक्त अगर स्थिति आ जाती है तो उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में व्यवधान होता है, तो विकृत उद्वेग का इस विकृति को उद्वेग विकार के नाम से जाना जाता है। किसी कार्य की आशंका क्या कहलाता है, चिंता कहते हैं। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति बिना किसी कारण के तीव्र भय का शिकार हो जाता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात से रोगी अत्यधिक भयभीत हो जाता है, यानी डरने लग जाता है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह निकट कठिनाइयों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा यह जो रोग है वो स्त्रियों में ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भय का अनुभव करता है, परंतु इस रोग से पीड़ित रोगी में निरंतर भय पाया जाता है। चिंता और भय दोनों में अंतर होता है। ठीक है, एक तो चिंता करना और एक डरना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भय एक संवेग है और चिंता भय का संवेगात्मक भाव है। ठीक है, भय क्या है, एक संवेग है। ठीक है, जबकि चिंता क्या है, एक भय का एक संवेगात्मक भाव है। ठीक है, चलो क्यों होता है ऐसा, कारणों में कोई ढंग का कोई कारण दे नहीं रखा, एक ही कारण ध्यान रख लेना जो शुरुआत में दे रखा है। उद्वेग विकार का मुख्य कारण प्रौढ़ अवस्था में किसी मूल प्रवृत्ति में विफलता होना, बस यही ध्यान रख लेना काफ़ी है। ठीक है, चलो सामान्य उद्वेग विकार के लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। अगले पेज पे आ जाओ। तो यह सामान्य उद्वेग विकार है, इसकी उत्पत्ति धीरे धीरे होती है। यह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज़्यादा पाया जाता है, 30 से 40 वर्ष की उम्र में पाया जाता है। देखो क्या होता है, 30 से 40 वर्ष की उम्र में इसलिए पाया जाता है, नॉर्मली 20 से 25 साल की उम्र में व्यक्ति की शादी हो जाती है। ठीक है, तो फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं काफ़ी। ठीक है, और दाम्पत्य जीवन को भी 15-20 साल हो जाते हैं। ठीक है, 10-15 साल हो जाते हैं दाम्पत्य जीवन को भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें सामान्य हो जाती है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों की इच्छाएं भी बड़ी हो जाती है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो घर के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मकान की टेंशन, कार की टेंशन, बच्चों की भविष्य की टेंशन, कई तरह की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है कि एंजाइटी से ग्रसित हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, अगला दे रखा है प्रासंगिक उद्वेग विकार के लक्षण। यह स्थायी नहीं है, 20-30 मिनट तक ही रहती है, इसकी उत्पत्ति अचानक होती है। जैसे मान लो किसी बात से किसी को इतनी ज़्यादा टेंशन होगी, थोड़ी देर के लिए टेंशन होगी, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। मतलब वो एंजाइटी जो होती है थोड़ी देर के लिए होती है, फिर शांत हो जाती है। ठीक है,
उद्वेग उत्पन्न होने के 10 मिनट पश्चात ये अपने चरम पर होती है। इसमें रोगी स्वयं पर नियंत्रण रख नहीं पाता है, उसको पसीने ज़्यादा आएंगे, उसकी तेज़ी से सांस चलने लगेगी और उसको सांस लेने में परेशानी होने लगेगी। ठीक है, तो ये एंजाइटी होती है। ठीक है, कईयों में होता है ऐसा। एक होती है भयात्मक उद्वेग के विकार के लक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें रोगी विशेष क्रिया या वस्तु से डरता है। ठीक है, यानी डरने वाले लक्षण उत्पन्न होंगे इसमें। ठीक है, इसमें उद्वेग उस समय अचानक उत्पन्न हो जाता है जब व्यक्ति किसी भय वाली वस्तु को देखता है। सांस लेने में कठिनाई होगी, पसीने ज़्यादा आएंगे, हृदय दर, श्वसन दर बढ़ी हुई मिलेगी इसमें। ठीक है, चलो अच्छा, लक्षण तो अभी देख लिए ना अपन ने, यही तो लक्षण होंगे। ठीक है, चलो यही लक्षण याद रखने हैं आपको। ठीक है, चलो चिकित्सा व्यवस्था पे आ जाओ, पेज नंबर 185 पे। तो देखो भाई, चिकित्सा में सबसे पहले उद्वेग शामक औषधियाँ देनी है। ठीक है, यानी जो उद्वेग को शांत करने वाली औषधियाँ हैं वो देनी है। ठीक है, एंजाइटी देनी है। ठीक है, जो एंजाइटी को कम करे ऐसी औषधियाँ देनी, जैसे सर्पगंधा घनवटी और सर्पगंधा वटी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, रोगी को अवसाद शामक, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट देने चाहिए। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स देने चाहिए, जैसे प्रोपेनॉल है, एटिनॉल है। ठीक है, इसके अलावा सहायक चिकित्सा करनी चाहिए, योगा चिकित्सा करें, सम्मोहन चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, परिचर्या में क्या करेंगे, देखो रोगी के साथ में परिचारक को चाहिए कि वो रोगी के साथ में एक विश्वासपूर्ण व्यवहार बनाएं। ठीक है, जिससे उसके उद्वेगों में कमी आएगी, उसको समझाएं। ठीक है, समझाने का काम करना चाहिए, उसको प्रसन्न रखना चाहिए। ठीक है, रोगी के उद्वेगों का कारणों का पता लगा उसने उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भाई इसको किन चीज़ों से डर लगता है या किन चीज़ों से उसको चिंता होती है। परिचारक या नर्स को चाहिए कि वह रोगी को वास्तविकता की तरफ ध्यान लगाएं। ठीक है, रोगी के उद्वेग होते समय उसके पास रहे और उसे सांत्वना दें, उसे ताकि वह सुरक्षित रहे। ठीक है, कि वह सुरक्षित है। ठीक है, और रोगी के प्रति सकारात्मक रहना चाहिए, परिचारक के ये कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, फोबिया के बारे में आ गया, भययुक्त उद्वेग विकार। ठीक है, अच्छा अभी ये तो अभी अपन ने देखा ही है ना, चलो उसको फिर से देख लेते हैं ना। जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से बेवजह डर लगने लगता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से बिना वजह ही डर लगने लगता है। ठीक है, तो वो कौन सा विकार है, भययुक्त उद्वेग है वो। ठीक है, तो यह भी एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है। इसे आधुनिक शास्त्र में फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, चलो इसमें फोबिया हो जाता है। ठीक है, डर हो जाता है। ठीक है, कारण जैविक कारण होते हैं। कुछ जैविक कारणों में सबसे पहला दर का आनुवांशिकता, माता पिता में अगर डरने की बीमारी है, ठीक है, तो बच्चे में भी संभावना होगी। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी संबंधी कुछ कारण है। ठीक है, जिस व्यक्ति का सत्व प्रवर और मध्यम सत्व है तो उसमें यह व्याधि होने की संभावना कम रहती है। ठीक है, चलो सत्व के बारे में थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। देखो सत्व का मतलब होता है मन। ठीक है, मन। ठीक है, कहते हैं ना कि किसी का मन कितना मजबूत है, कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का तो मन बहुत मजबूत है। ठीक है, तो इस व्यक्ति का मन बहुत मजबूत होता है। ठीक है, वो हर तरह की समस्याओं को झेल लेता है। ठीक है, मतलब हर तरह की जो भी समस्याएं, कोई भी फीलिंग्स है, ठीक है, उनको वो झेल लेता है। ठीक है, तो प्रबल सत्व वाला झेल लेता है, मध्यम सत्व वाला भी लगभग झेल लेता है, लेकिन अवर सत्व वाला नहीं झेल पाता है। इसका मन मजबूत नहीं होता है। ठीक है, इसका जो मन जो है वो मजबूत नहीं हो पाता है। ठीक है, जबकि इनका मन मजबूत होता है। ठीक है, ये मानसिक रूप से इतने मजबूत होते हैं मानसिक रूप से कि वो किसी भी तरह की परेशानी को झेल लेते हैं। लेकिन ये अवर सत्व वाला जो होता है ये मानसिक रूप से इन समस्याओं को झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सत्व प्रवर या मध्यम सत्व है तो एंजाइटी नहीं होगी, उसको डर जल्दी से नहीं लगेगा अगर उसका मन अगर मजबूत है तो। ठीक है, चलो मनोवैज्ञानिक कारण कुछ बचपने की आदत है कुछ, जैसे बाल्यावस्था में यदि शिशु डरने से ग्रस्त है
तो वह अंगूठा चूसेगा, नाखून काटेगा आदि आदतों से ग्रस्त है तो उसे भय युक्त उद्वेग होने के विकार होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, चलो अगला दे रखा है सीखने की गलत आदत। अपन क्या करते हैं, बच्चों को बचपन में डरा देते हैं, कहानियाँ सुना देते हैं। ठीक है, तो माता पिता द्वारा सिखाए गए संस्कार या आदतों का प्रभाव युवावस्था पर भी पड़ता है। यदि बाल्यावस्था में उसे डराया जाता है, ठीक है, डरावनी कहानियाँ, भूत प्रेत आदि के बारे में उसको बताया जाता है तो उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। ठीक है, तो वह जीवन में डरपोक बन जाता है, बात बात पर डरने लगता है। ठीक है, वातावरणीय कारक, मनुष्य के घर या आसपास के वातावरण जैसा रहता है उसी के आधार पर उसमें उद्वेग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि वह स्वच्छ वातावरण में नहीं रहकर गंदे वातावरण में या गंदे स्थानों पर रहता है तो भय लगने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, यदि वहाँ ध्वनि प्रदूषण है और घर का वातावरण तनावपूर्ण है तो उसके भय युक्त उद्वेग विकार होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आर्थिक समस्याओं के कारण भी उसमें भय उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलो कुछ लक्षण दे रखे हैं। तो ये जो लक्षण है, ये जो विकार है, ये स्त्री और पुरुष दोनों में मिलता है, बचपन से हो सकती है ये समस्या। ठीक है, इस रोग में डर की उत्पत्ति परिस्थिति के अनुरूप नहीं होती है। इसकी यानी इसमें जब डर जब लगता है तो रोगी को अचानक होता है, ऐसा डर अचानक लगता है, डर जिसमें पसीना आएगा और बढ़ी हुई सुसंदर आदि मिलती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण है, ये देख लेना आप। ठीक है, चलो अच्छा, इसके कुछ प्रकार भी दे रखे तो देख लेते प्रकार के बारे में। बहिर्वित्तीय डर, सामाजिक डर और विशिष्ट डर। ठीक है, तो बहिर्वित्तीय डर में क्या दे रखा है, इस प्रकार के डर में जहाँ किसी व्यक्ति से सहायता नहीं मिल सकती उस स्थान पर जाने से डरता है वो व्यक्ति। ठीक है, मतलब जहाँ पर उसे कोई सहायता नहीं मिल सकती ऐसी जगह पर जाने से डरता है, वो अकेला नहीं जा पाता है। ठीक है, अच्छा, सामाजिक डर में क्या होता है कि इस प्रकार के डर में व्यक्ति अपने समाज में या समारोह में आलोचना के डर से नहीं बोलता है। ठीक है, हो सकता वो सोचेगा यार कहीं मेरी आलोचना ना हो जाए, ठीक है, मैं गलत ना बोल जाऊं, तो वो डरता है। ठीक है, तो बोलने से डरता है वो। ठीक है, विशिष्ट डर, ठीक है, विशिष्ट डर में किसी कीड़े से डर होगा, उसको जल से डर होगा, किसी जानवर से डर होगा, अनजान व्यक्ति से डरता होगा। ठीक है, तो ये कुछ विशिष्ट डर है उसके। ठीक है, चलो मनोविज्ञान चिकित्सा व्यवस्था में क्या करना है, मनोचिकित्सा करनी है उसकी सबसे पहले। तो इसमें रोगी को भय उत्पन्न करने वाले कारणों से उसका ध्यान हटाना चाहिए, उसके व्यवहार को समझाकर उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। इसके लिए सपोर्टिंग थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, केवल नाम ही ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि डिटेल में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। औषधीय चिकित्सा करनी चाहिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी चाहिए, जैसे अश्वगंधा चूर्ण है, शतावरी चूर्ण है, विदारी चूर्ण है, श्वेत मूसली चूर्ण है। ठीक है, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलो परिचर्या में क्या करना चाहिए भाई, तो रोगी के साथ में मधुर संबंध रखने चाहिए जिससे उसको डर कम लगेगा। ठीक है, परिचारक रोगी से अच्छे संबंध होने के कारण वह भय उत्पन्न करने वाली बातों को परिचारक को बताएगा कि मुझे इन बातों से डर लगता है, इन चीज़ों से मुझे डर लगता है। ठीक है, वह रोगी को वास्तविक स्थिति के बारे में बताए जिससे वह भय मुक्त हो सके। यानी परिचारक को ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए, उससे प्यार प्रेम से बातचीत करनी चाहिए ताकि रोगी को लगे भाई इसको मैं बताऊं, ताकि मेरा जो मुझे जो डर लगता है उसके बारे में मैं इसको बताऊं। ठीक है, परिचारक नर्स को चाहिए कि वह रोगी को हमेशा सांत्वना दे कि वह चिकित्सालय में है या घर में है, सुरक्षित है। ठीक है, परिचारक के नर्स को चाहिए कि वह रोगी की बात को ध्यानपूर्वक सुने और उसकी भय उत्पन्न करने वाली स्थिति को, व्यथा को दूर करें। ठीक है, ये कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, परिचारक के। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है साहब विचार एवं क्रमबद्धता। विचार एवं क्रमबद्धता विकार। ठीक है, विचार एवं क्रमबद्धता विकार में क्या होगा, देखो यह एक न्यूरोटिक विकार है जिसमें स्थायी परंतु अनैच्छिक रूप से बार बार विचार आता है। चलो ऐसा करते हैं अपन,
इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, अब तो थोड़ा बहुत ही रह गया है आपका ये टॉपिक, ठीक है। इसको करवा देंगे कंप्लीट, आज करवा देंगे शाम तक इसको, ठीक है। चलो, थैंक यू।